सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसे कि आप सभी ने देखा कि कल हमने फिजिक्स में रणनीतियों को लिखा और रणनीति को लिखने के साथ ही यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर को हमने आगे बढ़ाया था। और आज हम फिजिक्स के ही डे 2 में हैं। फिजिक्स के डे 2 की कड़ी में यांत्रिकी से अपनी कक्षा की हम शुरुआत करेंगे। यांत्रिकी भौतिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ से न्यूटन्स लॉ से, फोर्स से, वेग आवेग से, त्वरण से और अन्य कई बिंदुओं से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो अप्लाइड बेस्ड फिजिक्स होते हैं। और यदि आपका कंसेप्ट इस पॉइंट पर क्लियर होता है तो निसंदेह आप अच्छी स्थिति में होते हैं। तो आज के कक्षा का भाग यही होगा, मैकेनिक्स। उम्मीद करते हैं कि कल आप सभी ने जो भी दिया गया था उसको जरूर याद किया होगा। जैसे 10 के घात को मैंने याद करने की बात कही, मैंने मूल मात्रक को याद करने की बात कही, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के विषय में मैंने आप सभी के साथ चर्चा किया और इसी कड़ी में हमने ढेर सारे पॉइंट्स को देखा। हमने देखा कि 1 किलोग्राम की परिभाषा क्या है, हमने देखा कि 1 मीटर की परिभाषा क्या है। तो कई बेसिक डिफिनेशंस भी हमने कल देखे। हमने वेक्टर को कल पढ़ा था। आज हम मैकेनिक्स में हैं। आज का टॉपिक कॉपी में लिख देंगे, यांत्रिकी। यांत्रिकी, मैकेनिक्स। क्लास को आज यहीं से आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत किया जाए। प्रश्न उठता है कि हम मैकेनिक्स में किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह जो दुनिया चलती है, यह जो ब्रह्मांड चलता है, वो किसी न किसी प्रकार के बल से चलता है, फोर्स से चलता है। और फिजिक्स के समस्त घटनाओं को यदि आप गौर से देखेंगे तो उसमें बल विस्थापन का ही खेल है। जैसे आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण भी एक प्रकार का बल है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। गति के नियमों की हम बात करें तो न्यूटन्स के लॉ भी इसी के अधीन आ जाएंगे। तो यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में पिंडों पर बल लगाने की जो प्रकृति है और बल के माध्यम से जो विस्थापन जैसे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उस सभी व्यवहारों के अध्ययन को हम मैकेनिक्स कहते हैं। इसको ध्यान रखना चाहिए और लिख भी लेना चाहिए। आप लिखिए यांत्रिकी और तीर का चिन्ह देकर इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। यांत्रिकी लिखिए, भौतिक विज्ञान की वह विशेष शाखा, भौतिक विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसमें जिसमें पिंडों पर बल लगाने, जिसमें पिंडों पर बल लगाने और और होने वाले विस्थापन का अध्ययन किया जाता है, और होने वाले विस्थापन का अध्ययन किया जाता है, विस्थापन का अध्ययन किया जाता है, उसे यांत्रिकी कहते हैं। उसे यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, उसे यांत्रिकी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो होगा गति एवं उसके नियम। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, गति एवं उसके नियम। इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोशन एंड इट्स लॉज। मोशन एंड इट्स लॉज। मोशन एंड इट्स लॉज या मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब मेरा सबसे जो पहला बिंदु आज के लिए है वो है गति, मोशन।
इसको देखेंगे। आप में से कोई अभ्यर्थी यह बताइए कि गति किसे कहते हैं? कोई भी। गति क्या है? किसको आता है, किसको याद है कि गति किसे कहते हैं? कोई नहीं। गति तो बहुत सामान्य सा पद है। आप तो गति की चर्चा प्राय आम जीवन में करते हैं। कोई भी बता सकता है कि गति क्या है, सोचकर। सबसे पहले यह जानना जरूरी है। अच्छा, ना करे तो विराम हो जाएगा। ना करे या करे? हाँ। किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या स्थान में परिवर्तन को गति कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम सूर्य और पृथ्वी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यह पृथ्वी हर समय हर क्षण सूर्य के चारों ओर घूम रही है, यानी स्थिर नहीं है, गतिशील है। लेकिन इस पृथ्वी पर खड़े दो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम लोग भी रुके हुए हैं और धरती भी रुकी हुई है। ध्यान रखिएगा, जैसे किसी ट्रेन में आमने सामने की सीट पर दो यात्री बैठकर जा रहा है। यदि यात्री विंडो को ढक दे तो यात्री को लगेगा कि मैं और ये बस बैठे हुए हैं, रेस्ट में है। तो उस यात्री के सापेक्ष दूसरा यात्री गति में नहीं है। लेकिन यदि खिड़की से बाहर देखे तो उसको दिखेगा कि पेड़ पौधे, इलेक्ट्रिक पोल्स, जो जो भी हैं, वो पीछे होते जा रहे हैं। यानी पृथ्वी के सापेक्ष ट्रेन गति में है। तो यानी इस दुनिया में हो सकता है कि एक ही वस्तु गति में भी हो और विराम में भी हो। जैसे पृथ्वी इस पर रहने वाले निवासियों के लिए क्या है, विराम में है। लेकिन पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति में है। ट्रेन के दो यात्री एक दूसरे के सापेक्ष विराम में है, लेकिन बाहरी वस्तुओं के सापेक्ष गति में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई वस्तु या तो गति में है या विराम में है। पक्का नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते कि परमानेंट किस में है। डिपेंड करता है किसके सापेक्ष किस में है। जैसे दो पिंड इस तरह से हैं और दोनों ऐसे जा रहे हैं, या दोनों इस तरह से आ रहे हैं, तो आप देखिएगा ये दोनों विराम में है, एक दूसरे के सापेक्ष रुकी हुई है। लेकिन किसी तीसरे के सापेक्ष यह गति में हो सकती है। तो यही अंतर है। लिखिए, गति और तीर का चिन्ह देकर लिख दीजिए, गति और तीर का चिन्ह लिखिए। समय के साथ, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष, किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति में, किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति में, निकाय की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। परिवर्तन को गति कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी ये निश्चित नहीं है कि कोई वस्तु गति में है कि विराम में है। कोई वस्तु एक ही समय में गति में भी हो सकती है और विराम में भी हो सकती है। इसको अगले पॉइंट में लिख दीजिए। गति किसी वस्तु के सापेक्ष ही हो सकती है। गति किसी वस्तु के सापेक्ष ही हो सकती है। ठीक है, जैसे, जैसे पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति में है। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति में है, लेकिन लेकिन इस पर स्थित वस्तुओं के सापेक्ष विराम में है। लेकिन इस पर स्थित वस्तुओं के सापेक्ष विराम में है। विराम में है। ठीक है, नोट में लिखिए, गति के विपरीत स्थिति को ही विराम कहते हैं। गति के विपरीत स्थिति को ही विराम कहते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं, मुख्य बातों में आते हैं। आपने गति को समझ लिया है। अब गति के सापेक्ष जो एक दूसरा पद है, तो हेडिंग बनाकर उसका नाम लिख दीजिए, दूरी एवं विस्थापन। एक एक को समझ जाना चाहिए। दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वरुण जी समय पर उपस्थित हो जाइए, आज तो मैसेज कर भी दिया था हमने। तो समय आ जाइए, क्लास छूट जाएगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा फिर। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझिए, पहले पहले समझा देते हैं फिर लिखेंगे। सबसे पहले दूरी को समझिए। दूरी की वैसे तो परिभाषा है कि किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी एक निकाय या एक वस्तु या एक पिंड या एक कण जितना भी रास्ता तय करेगा उसकी लंबाई को दूरी कहेंगे। अब दूरी कैसे पता करें? तो जैसे मान लीजिए कि ये एक बिंदु ए है, बहुत बारीकी से समझ लीजिए, इस पर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, दिखाएंगे आगे कैसा क्वेश्चन आता है इस पर। और ये एक बिंदु बी है, ये दो बिंदु है। ब्रह्मांड में यदि कहीं भी दो बिंदु को रखेंगे तो दो बिंदु ऐसा ही दिखेगा, कहीं भी रख लें, चाहे ए यहां हो जाए, बी यहां हो जाए, ए यहां हो जाए, बी यहां हो जाए, कहीं भी रखेंगे। अब एक व्यक्ति है जो यहां से ऐसे करके चलता है, ऐसे करके चलता है और बी तक पहुंच जाता है। कई तरह से पहुंच सकता है, एक रास्ता मान लीजिए ऐसा है। और एक व्यक्ति है जो एकदम ऐसे जाता है, इस तरह से बी तक चला गया, सीधा चला गया। जो सीधा चला गया, इस दूरी को कहते हैं विस्थापन। ध्यान रखिएगा, यह भी एक दूरी है, लेकिन ये कैसी दूरी है? न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन, इसको कहते हैं दूरी, डिस्टेंस। ये तो दो बातें हमने समझी यहां पर। हमने पहली बात यह समझी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और किसी दो बिंदुओं के बीच जो सबसे कम दूरी होगी वो एक सरल रेखा होगी, सीधी रेखा होगी। लेकिन घूम फिर के चला जाए, गोल मटोल होके चला जाए, तो उसको हम दूरी कहेंगे, उसको हम विस्थापन नहीं कहेंगे। इसी कड़ी में ध्यान रखना है कि जो दूरी है यह अदिश राशि है। कल बताए भी थे, ट्रिक समझाए थे कल, कि जिसमें ब और व लग जाए विद्युत धारा को छोड़कर, वो क्या होता है? सदिश होता है। और जिसमें ब और व ना लगे वो अक्सर अदिश होता है। तो दूरी क्या है? अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। यहां से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। यह सदिश राशि है, दो बातें हो गई। एक तीसरी बात भी इसमें है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ए यहां से चलना शुरू करता है और यहां तक जाता है, ऐसे बी तक जाता है। फिर यहां से चलना शुरू करता है, सी पर जाकर रुकता है। फिर यहां से चलना शुरू करता है और डी पर जाकर रुकता है। पहले इस कंडीशन को समझ लीजिए। अब इस कंडीशन को यदि आप समझेंगे तो आप देखेंगे, यदि ये 5 मीटर हो, ये भी 5 मीटर हो और ये भी 5 मीटर हो, तो 15 मीटर की दूरी तय हुई। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? केवल इतना, यहां से वहां, शुरुआत से अंत। यदि ये भी 5 मीटर हो, ये भी 5 मीटर हो, ये भी 5 मीटर हो, तो दूरी हो गई 15 मीटर। लेकिन विस्थापन नहीं हुआ 15 मीटर। विस्थापन जो हुआ वो केवल इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, और ये दूरी कितनी है? 5 मीटर है। तो यहां तक विस्थापन 5 मीटर है। लेकिन यदि ये व्यक्ति वापस से ए पर आ गया तो दूरी हो गई 20, तब 5 5 हो गए, 5 10 15 20। लेकिन जहां था वहीं खड़ा हो गया, तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। ध्यान रखिएगा, यदि एक व्यक्ति यहां पर है और एक्स अक्ष पर है, मान लीजिए ए व्यक्ति है, और नीचे की तरफ जाता है, और ये वाई अक्ष है मान लेते हैं, नीचे की तरफ जाता है, तो इसको बोलेंगे -5। -5 का मतलब है कि या तो -5 किलोमीटर गया या -5 मीटर गया।
साइंस में इसका क्या मतलब है? तो -5 का मतलब होता है कि व्यक्ति विपरीत दिशा में उतनी दूरी तय किया है। माइनस का यही मतलब है। ऐसा नहीं कि दूरी माइनस में हो जाएगी, माइनस में कभी दूरी नहीं होती। विस्थापन माइनस में इसलिए लिखा जाता है कि दिशा को दिखाता है। यदि कहीं पर लिखा हो -10, इसका मतलब विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर गया है या विपरीत दिशा में 10 मीटर गया है। ये कॉन्सेप्ट सभी लोग समझ पा रहे हैं कि कोई डॉट है? कोई भी जिनको पूछना हो पूछ सकते हैं। किसी को भी डॉट हो तो पूछ लीजिए, एनीबॉडी। कोई डॉट है? पूछ लीजिए। माइनस कैसे हुआ? तो माइनस मतलब दिशा बदल गई, इतना ध्यान रखिए। हमने ये सीखा इससे कि दूरी केवल क्या होगी? पॉजिटिव। दूरी केवल धनात्मक होगी, हर समय प्लस में होगी। लेकिन जो विस्थापन होगा, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। नेगेटिव का सीधा मतलब है कि विस्थापन विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इतनी बातों को यदि आप यहां समझ जाते हैं तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। लिख लीजिए, देखिए दूरी और तीर का चिन्ह, दूरी और तीर का चिन्ह लिखिए किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए, किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। यह सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव। यह सदैव धनात्मक होता है, यह सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक होता है। आगे लिखिए, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश समझते हैं ना, बिना दिशा वाला, चर्चा कल कर चुके हैं एक बार। दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला हेडिंग दीजिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, विस्थापन। इसमें लिखिए, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। आगे लिखिए, एक पॉइंट जोड़ दीजिए इसमें, विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लिखिए नोट, नोट नंबर 1। लिखिए, दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक मीटर होता है।
तो फॉर्मूला लिख लीजिए। दूरी बराबर चाल गुने समय, विस्थापन बराबर वेग गुने समय। बिल्कुल अलग अलग है दोनों, इसको याद रखिएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, विस्थापन बराबर वेग गुने समय। वेग गुने समय। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, खुद भी निकाल सकते हैं वैसे आप। जैसे चाल वर्सेस वेग की हम बात करते हैं, है ना, चाल और वेग में क्या फर्क है, एक बार देख लीजिए पहले। एक तो यह कैसी राशि है, अदिश, और यह राशि है सदिश। सबसे बेसिक अंतर है, क्यों है सदिश, वो लगा हुआ है। एक दूसरा जो फर्क है, इसका मात्रक, फर्क नहीं कहेंगे, समानता कहेंगे इसे। इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है। दोनों का मात्रक, कैसा मात्रक, समान ही होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूला आपने लिखा ही है, इसी को तोड़ के लिख दीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहीं से लिख सकते हैं, चाल यहां रख लेंगे तो समय दूरी के बट्टा में आ जाएगा। और वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। बट्टा समय। समय। और इसमें एक तथ्य और जो लिख सकते हैं आप, वो लिख देंगे आप लोग। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूसरा हो जाएगा, इकाई समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। ये अंतर आप अलग से लिख देंगे। सभी अभ्यर्थी इसको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। क्या सबने नोट कर लिया है? एक बार को रिप्लाई कर दें, लिख लिया है पूरा? ठीक है, आगे चलते हैं। एक जो टर्म है इसमें, वो है यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। हिंदी में कहेंगे समान एवं असमान चाल। इसको हेडिंग बना लीजिए। सबको समझ लेना है, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है आजकल। और आजकल साइंस में भी अब प्रश्नों की प्रकृति पहले से डिफिकल्ट हो गई है। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, समान एवं असमान चाल, इसको समझना है अब। अब एक चीज देखिए, एक ग्राफ बनाकर देखते हैं।
ये जीरो है, शून्य है यहां पर। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक बात ध्यान रखिएगा, समय हर समय आधार होता है, समय नीचे आता है। और ये है दूरी, ये है 5, ये 10, ये 15, ये 20, कुछ ऐसा मान लेते हैं। ये सेकंड में है। और यहां पर लिखते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। ये क्या है? ये दूरी है। मान लीजिए कोई पिंड, एक ग्राफ बनाइए ऐसे, कोई पिंड 5 सेकंड में चला गया 100 मीटर, तो यहां पर कटा। 10 सेकंड में चला गया 200 मीटर, तो यहां पर कटा। 15 सेकंड में चला गया 300 मीटर, तो यहां पर कटेगा। 20 सेकंड में चला गया 400 मीटर, तो यहां पर कटेगा। इसका जो ग्राफ बनाएंगे, इस जीरो से सबको मिलाया जाता है। देखिए कैसे मिलाते हैं, इस तरीके से, ऐसे। इसका ऐसे ग्राफ बना। इस ग्राफ को यदि थोड़ा फ्रेश में देखेंगे तो ऐसा ये ग्राफ दिखेगा। एक्स वाई ग्राफ पर ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, सरल रेखा दिखेगा। तो जब ऐसा ग्राफ दिखने लगे, सीधा एकदम स्ट्रेट, कोई बदलाव नहीं, इसको हम बोलते हैं एक समान चाल। एक समान चाल का क्या मतलब है कि हर 5 सेकंड में 100 मीटर के हिसाब से आगे गया। 5 सेकंड में 100 मीटर, 10वें सेकंड में 200 मीटर, 15वें सेकंड में 300 मीटर, यानी हर 5 सेकंड में वस्तु 100 मीटर जा रहा है, यानी एक समान चाल से जा रहा है। जैसे आप बाइक चलाते हैं, बाइक में आपने एक्सीलेटर को 50 पर सेट कर दिया, बिल्कुल ना घटाया ना बढ़ाया, तो गाड़ी क्या होगी, एक समान चाल से चलती रहेगी। तो यही है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान चाल है। लेकिन यदि यहीं पर आप असमान चाल को देखेंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। उसका भी ग्राफ देख लीजिए, समझने की चीज है, लिखवा देंगे इसके बाद। असमान चाल क्या होता है? जैसे यही ग्राफ है, सेम ग्राफ, कोई बदलाव नहीं करेंगे इसमें। ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरह से समय है ग्राफ पर। और ये 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, इस तरह से दूरी का ग्राफ है। याद रखिएगा, समय हर समय नीचे होता है, इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए कोई वस्तु मान लीजिए 5 सेकंड में गई 100 मीटर, इसको मिला दीजिए ऐसे, यहां कटा। लेकिन 10 सेकंड में चली गई 150 मीटर मात्र, ठीक है। फिर गाड़ी में लग गया ब्रेक, 15वें सेकंड में चली गई 50, तो 50 से मिलाइए इसको, 100 के नीचे 50 आएगा। फिर 20वें सेकंड में चली गई सीधे 300, तो यहां कटा। अब ये ग्राफ कैसा बना? ये ग्राफ यदि जीरो से हम मिलाएंगे इसको, तो पहले ऊपर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा। यदि इसको फ्रेश फिगर में बनाया जाए तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बना, इस तरीके से गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे निकल गया, ऐसा ग्राफ बना आपका। ये असमान चाल है। चाल समान नहीं होने की वजह से ग्राफ क्या हुआ, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेकिन ग्राफ यदि सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, तो एक समान चाल है। क्या सभी लोग समझ गए कि नहीं? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझ गए कि नहीं? ठीक है, समझ गए हैं तो इसमें 2 लाइन केवल लिख दीजिए। हेडिंग बना ही लिया है, लिखिए। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो तो उसे
तो उसे एक समान चाल कही जाती है। तो उसे एक समान चाल कही जाती है, परंतु इसके विपरीत स्थिति को असमान चाल कही जाती है। इसके विपरीत स्थिति को असमान चाल कही जाती है। इसके विपरीत स्थिति को असमान चाल कही जाती है। असमान चाल कही जाती है। ठीक है। अब असमान चाल का ग्राफ तो ये है, असमान चाल का ग्राफ ये है। इस तरह से ये दो ग्राफ आप बना सकते हैं। एक्स वाई लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए, यहां पर, यहां भी एक्स लिख दीजिए, यहां भी जीरो लिख दीजिए, यहां भी वाई लिख दीजिए। ये असमान का ग्राफ है और ये एक समान का ग्राफ है। दोनों ग्राफ बनाकर एग्जाम्पल में दिखा दीजिए। पूछ देता है कई बार, ग्राफ देकर ही पूछ देता है कि कौन सा ग्राफ किसका है। तो सरल रेखा है तो एक समान है, कर्व है तो असमान है। इसको नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब एक टॉपिक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वह है औसत चाल। इसमें याद कुछ नहीं करना है विशेष, इसकी परिभाषा को याद रखिएगा। एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बट्टा कुल समय। बट्टा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बट्टा कुल समय। कुल समय। तो इसको कैसे समझें, क्या होता है औसत चाल। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब रोड में चलेगा, कहीं भी चलेगा, हवाई जहाज छोड़कर, हवाई जहाज की स्पीड नियत हो सकती है लेकिन वो भी नहीं होती है। लैंडिंग के टाइम में कम हो जाती है, टेक ऑफ, जब टेक ऑफ करता है तो वहां भी कम ही रहती है शुरू में, बाद में बढ़ती है। हम रोडवेज की बात कर लेते हैं। जैसे कोई मोटरसाइकिल चलाकर निकलता है तो क्या होता है, एक बार एक्सीलेट करता है, गाड़ी को 60 पर ले जाता है, फिर सामने में कुछ आ जाता है तो ब्रेक लगाते हैं तो चाल घटती जाती है। फिर क्या करते हैं, चाल बढ़ाते हैं, फिर कभी चाल घट जाती है, कभी ब्रेक ही पूरा लगाना पड़ता है तो चाल जीरो हो जाता है। तो यानी हम ये देखते हैं कि कोई यदि 50 किलोमीटर गया तो कितने समय में गया। अब एक चीज देखिए यहां पर, जैसे दो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ए से बी। ठीक है। मान लीजिए, अब इस दूरी को कुछ भी मान लेंगे हम। एक व्यक्ति है जो S1 चाल से जाता है, कुछ भी चाल है इसका, ए से बी पर, अब वापस आता है S2 चाल से। अब आपसे पूछा जाएगा कि औसत चाल बताइए, जाने आने का औसत चाल क्या रहा। तो यहां मैं लिख देता हूं, औसत चाल बराबर, इसको रट जाइएगा, 2S1 S2 बाई S1 प्लस S2। दूरी से कोई संबंध नहीं है इसका। औसत चाल बराबर 2S1 S2 बट्टा S1 प्लस S2। इसको ध्यान रखिएगा, चाहे डिस्टेंस कितना भी तय किया हो उसको कुछ मानना ही नहीं है। प्रूफ जब करेंगे आप इस चीज को तो डिस्टेंस कट जाता है, इसीलिए इसका सूत्र ही यही होता है दो बिंदुओं के लिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि गया S1 की वैल्यू कुछ रख लेते हैं, मान लीजिए गया 40 के चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और आया वापस इसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। औसत चाल कितनी होगी, 2 × 60 × 40 बट्टा 60 + 40, 100। काट के देखिए, 20 × 40, 20 × 25 100, 5 × 12 = 60, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो भी उत्तर आएगा ये दोनों चाल के बीच में कहीं जाके गिरेगा,
40 और 60 के बीच का कोई आंकड़ा होगा। तो जब भी दो चाल दे दे, दूरी 50 किलोमीटर हो या 5000 किलोमीटर हो, लिखना ही नहीं है दूरी को, केवल ऐसे निकाल देना है 2s1s2 बाई s1 + s2। और इस बेसिस पर फिजिक्स में लगभग एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। इसको आप लिख लीजिए, फिर एक सवाल आपको बनाने के लिए भी देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब एक सवाल बनाकर दिखाइए, यदि मान लीजिए कि गया कोई ए से बी की तरफ, उसकी चाल 30 है और आता है 70 की चाल से, औसत चाल कितनी होगी उसी दूरी पर? कोई बता दे। वेरी गुड, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको निकाल सकते हैं, औसत चाल बराबर क्या होगा, 2 गुने 30 गुने 70, 30 70 को जोड़ देंगे बट्टा में 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 21 दूना 42 की चाल होगी उसकी। अब देखिए 42 क्या है, 30 और 70 के बीच में कहीं पड़ता है। ये चेक करने का एक तरीका है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नोट लिख लीजिए, लिखिए औसत वेग बराबर, एक नोट में लिखिए औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समय। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समय। समय अर्थात इसका मतलब हुआ वेग बराबर क्या होगा। अब देखिए कुल विस्थापन कैसे निकालें, कुल विस्थापन ऐसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अंतिम वेग बाई 2, ऐसे 2 से भाग करके निकालते हैं। इसको भी लिख के रख लीजिए, कभी सूत्र वगैरह पूछ ले। वैसे क्वेश्चन औसत चाल पर ही पूछेगा, तो औसत चाल पर पूछेगा तो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें 4 5 जो मुख्य प्रकार हैं उसको जरूर लिख लीजिए, क्योंकि प्रकारों से क्वेश्चन आ जाता है, खास करके उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस टाइप की गति है, यह पूछा जाता है। लिखिए इसमें पहला, इंपॉर्टेंट है वही लिखवा देते हैं, आवर्ती गति। आवर्ती गति, आवर्ती समझते हैं, जिसमें वस्तु अपने गमन पथ को दोहराती है। इसमें लिख दीजिए वस्तु निश्चित समय अंतराल पर, वस्तु निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर
गमन पथ को दोहराती है। वस्तु निश्चित समय अंतराल पर गमन पथ को दोहराती है। दोहराती है। जैसे झूला। झूला। ठीक है। इसके बाद एक और लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए, दोलनी गति। दोलन, दौकर लाना, दोलनी गति। और तीर का चिन्ह देकर लिख लीजिए, घड़ी का पेंडुलम। इतना याद रख लीजिए, घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम। ठीक है। जो इस तरह से एक हिलता रहता हो, ऐसे पेंडुलम है, दोलन करता रहता हो। नेक्स्ट लिखिए, यादृच्छिक गति। रैंडम मोशन। यादृच्छिक गति। और उदाहरण लिखिए इसका। यादृच्छिक, यादृच्छिक ऐसे लिखते हैं। यादृच्छिक गति। मक्खी का उड़ना। मक्खी का उड़ना। जब मक्खी उड़ती है तो उसकी कोई एक दिशा नहीं होती है, रैंडम ऐसे ऐसे इस तरह से भागती है। तो मक्खी की जो गति है वो रैंडम मोशन है, उसकी कोई सीमा नहीं है कहां जाएगी, यादृच्छिक गति में। एक और लिख लीजिए, गुरुत्वाधीन गति। गुरुत्वाधीन गति। तीर का चिन्ह। किसी वस्तु का पृथ्वी की ओर गिरना। किसी वस्तु का पृथ्वी की ओर गिरना। पृथ्वी की ओर गिरना। लास्ट लिखिए, वृत्तीय गति। वृत्तीय, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में लिख दीजिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। चक्कर लगाना। ठीक है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो गति के नियम दिए वो ऐसे नियम दिए, अपनी बुक प्रिंसिपिया में उन्होंने पहली बार लिखा था इसको। बहुत बड़ा नाम है किताब का, लेकिन प्रिंसिपिया याद रखिएगा। प्रिंसिपिया में लिखा था। और उसी नियम में एक नियम, जो पहला नियम है, वह एक टाइम में गैलीलियो ने भी दिया था, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जो न्यूटन का पहला नियम है, लगभग वही गैलीलियो का भी नियम है। और न्यूटन के वो जो तीन नियम है वो अजेय नियम है, कि जब तक विज्ञान रहेगा इस जगत में तब तक उसी नियम पर वो विज्ञान गति में चलता रहेगा। उसका कोई तोड़ किसी के पास आज तक नहीं है और आगे भी नहीं होगा। इन्हीं सब तीन टॉपिक की व्याख्या आज के क्लास में जाते हुए हम करेंगे, और फिर इसके अगले टॉपिक को किसी और दिन देखेंगे। हेडिंग बनाकर लिखिए, गति के नियम। गति के नियम। लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब दुनिया के दो ही वैज्ञानिक हुए जिन्होंने गति के बारे में अपना रिसर्च किया। सबसे पहले
गैलीलियो और न्यूटन ने किया। अब गैलीलियो और न्यूटन ने क्या कहा, यह मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। आप सभी को याद होना चाहिए कि सर आइजक न्यूटन को विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं और भौतिकी का पिता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विज्ञान का पिता भी न्यूटन और भौतिकी का पिता भी न्यूटन। तो न्यूटन ने जब रिसर्च किया, न्यूटन ने देखा कि एक सेब एक दिन टूटकर गिरा। सेब तो पहले से भी गिरता था, आदिकाल से गिरता रहा है, लेकिन किसी ने इस व्यू से उसको नहीं देखा जिस व्यू से न्यूटन ने देखा था। और न्यूटन को ऐसा लगा कि कोई चीज अपने आप क्यों गिर सकती है, इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई फोर्स होगा जो उसको अपनी ओर खींच ले गई है। और बाद में रिसर्च करते करते गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी दिया आगे चलकर। तो सबसे पहले हम नियमों की व्याख्या करेंगे, और इन नियमों की व्याख्या सबसे पहले न्यूटन ने 1687 में अपनी एक बुक है प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया में की थी। ध्यान रखिएगा इसको। इस किताब के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि न्यूटन के किस बुक में उनके लॉज थे। तो प्रिंसिपिया नामक बुक में उनके सबसे पहले नियम उद्धृत थे। अब ये क्या है, तीनों नियम क्या है? न्यूटन के इन तीनों नियमों की व्याख्या अक्सर क्लास 9th की बुक में आपको साइंस में देखने को मिल जाएगी। इसको हम एक बार दोबारा से समझेंगे। जो सबसे पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, वो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कुछ वैसा ही है जैसे मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, सबका तो नहीं होता है, तरह तरह के मनुष्य होते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि जब तक कोई छेड़ न दे, किसी को परेशान न करे, तब तक वो क्या करेगा, अपने जगह से हिलेगा नहीं। यही बल का सिद्धांत है, यही गति का पहला नियम है। गति का पहला नियम कहता है कि दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने स्थान से हिलेगी नहीं, यानी यदि गति में है तो गति में ही रहना पसंद करेगी। ध्यान रखिएगा, हमें क्या लगता है कि कोई चीज गति में नहीं रह सकती है। जैसे एक गेंद को हम ऐसे लुढ़का देते हैं तो हमारा भरोसा होता है कि कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, लेकिन ये भरोसा क्यों है? क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। यही यदि हम यूनिवर्स में होते, स्पेस में होते, जहां कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, शून्य में होते, तो यदि एक गेंद को हम धक्का मार देते तो वो गेंद सब दिन जाता ही रह जाता, कभी ना रुकता, कभी रुक ही नहीं सकता। तो पहला नियम यह कहता है कि कोई पिंड या कोई कण अपने गति या विराम की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उसे रोकने का प्रयास न करे। यानी जो गति में है वो गति में ही रहेगा सब दिन, जो स्थिर है वो स्थिर ही रहेगा सब दिन। यदि उसकी दशा बदलनी है तो उस पर कोई बाहरी फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, यानी जो गति में है उसको रोकने के लिए बल लगाना पड़ेगा, तभी वो रुकेगा, वरना वो कभी नहीं रुकेगा। और जो विराम में है उसको चलाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो चलेगा। पहला नियम सब स्पष्ट समझ गए कि नहीं? इनको नहीं आया समझ में, कोई ऐसा अभ्यर्थी है? बहुत इजी है ये, 9th में आपने पढ़ा हुआ है। वरुण कुमार जी समझ पाए कि नहीं? क्या है पहला नियम, सुनाइए मुझे एक बार। एक बार सुनाइए, व्याख्या के साथ, उदाहरण के साथ सुनाइए। कोई एग्जाम्पल दीजिए पहले नियम का कि पहला नियम क्या है। कोई भी, एनीबॉडी जो पहला नियम मुझे सुना सके। समझ गए तो सुना दीजिए। फर्स्ट लॉ क्या है? काफी इजी है। फर्स्ट लॉ ये है, जैसे, हाँ अर्चना कुमारी सुनाइए। ना लगे, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे कोई उदाहरण। जैसे अंतरिक्ष में, जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन को यदि हमने ऐसे फेंक दिया तो ये जाती ही रह जाएगी उस दिशा में, कभी ना रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। जब तक, जब तक क्या, जब तक ये पेन बची रहेगी जाती रहेगी, ये रुक ही नहीं सकती है। और यदि ये पेन स्थिर है अंतरिक्ष में, स्थिर ही रहेगी, हिलेगी नहीं, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना करें। ये पहला नियम है। और इसी नियम को गैलीलियो ने जड़त्व का नाम दिया।
लॉ ऑफ इनर्शिया कहा, ध्यान रखिएगा। इसी नियम को गैलीलियो ने कहा लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेम, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे अभी ठंड का समय आ गया है, तो देखिएगा लोग कंबल वगैरह जो रखते हैं उसको धूप में डालते हैं, और धूप में डालने के बाद क्या होता है, उसकी पिटाई की जाती है। आपने देखिएगा, कभी देखा होगा, कभी लोग डंडों से मारते हैं। क्यों मारते हैं? जितना धूल है वो झड़ जाए। तो जब डंडे से कंबल पर प्रहार किया जाता है तो होता क्या है? होता यह है कि जो धूलकण है वो धूलकण तो विराम में रह जाते हैं, कंबल गति में आ जाती, कंबल में वाइब्रेशन आ जाता है। तो इससे क्या होता है, वो धूलकण विराम के कारण गिर जाते हैं, तो मोशन में नहीं आ पाते। बस में कोई यात्री बैठा है, अचानक ब्रेक लगी तो यात्री आगे की ओर झुक जाएगा। क्यों? उसका पैर तो बस के फर्श में सटा हुआ है, तो पैर क्या है, बस के साथ साथ है, तो पैर को ज्यादा असर नहीं पड़ता है, वो बस के साथ मोशन में था, रेस्ट में आ गया। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है, ये हिस्सा तो होता है गति में, अचानक जब ब्रेक लगती है तब ये गति में होता है, इसलिए आगे की ओर झुक जाता है। और जब अचानक तेज एक्सीलेटर बस में दी जाती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका यही कारण है कि निचला हिस्सा क्या होता है, गति में आ जाता है, शरीर को लगता है कि मैं विराम में हूं, वो मैनेज करने के लिए पीछे झुकता है उसे। तो यह इनर्शिया के एग्जांपल्स हैं, लिख दीजिए। इसमें लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का पहला गति नियम, पहला गति नियम लिखिए। कोई वस्तु, कोई वस्तु अपने गति या विराम की अवस्था को, कोई वस्तु अपने गति या विराम की अवस्था को, कोई वस्तु अपने गति या विराम की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है, तब तक बनाए रखना चाहती है, तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि, जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उस पर कार्य न करे, जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उस पर कार्य न करे, कार्य न करे। ठीक है, कार्य ना करे। इसे गैलीलियो का नियम, इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम की व्याख्या 1687 में, इस नियम की व्याख्या 1687 में, 1687 में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में की थी। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में की थी, प्रिंसिपिया में की थी। ठीक है, अब जड़त्व क्या होता है इसको समझिए। जड़त्व होता है कि यदि कोई वस्तु गति में है, उस वस्तु की प्रवृत्ति है कि मैं गति में रहूंगा। यदि कोई वस्तु विराम में है तो उस वस्तु की प्रवृत्ति है कि मैं हिलूंगा नहीं यहां से। ये जड़त्व है। अब किसका जड़त्व ज्यादा होगा और किसका कम होगा? तो जिस वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ज्यादा होगा। जैसे पत्थर का एक शिला, पत्थर के एक शिले को यदि कहीं रखा हुआ है तो विराम में है, उस शिले को हिलाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा उसके अंदर द्रव्यमान है, मान लीजिए 1000 केजी का द्रव्यमान है, तो हिलाना मुश्किल होगा उसे। लेकिन यदि बहुत कम द्रव्यमान होगा, जैसे रुई,
तो रुई को हिलाना क्या है अपनी जगह से, काफी आसान है, एक उंगली लगा देंगे तो हवा में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि मास सीधा सीधा डिपेंड करता है कि जड़त्व कितना होगा। नोट में लिख दीजिए इस पॉइंट को। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मुख्य बातों में आते हैं। अब आप एक चीज देखेंगे, जैसे एक कार से एक बाइक टकरा जाए तो कौन उड़ जाएगा हवा में, कौन बताएंगे, कौन बच जाएगा? और ये तो कोई बता सकता है। बचेगा कार, कार बच जाएगी, बाइक हवा में चली जाएगी। क्यों? कार का द्रव्यमान ज्यादा है और बाइक का कम होगा, तो जिसका कम होगा उसको अधिक क्षति पहुंचेगी, और ये कारण है जड़त्व का। जैसे लिखिए, कंबल को डंडे से पीटने पर धूलकण का झड़ जाना। कंबल को डंडे से पीटने पर धूलकण का झड़ जाना। धूलकण का झड़ जाना, ये किसका एग्जाम्पल है? या तो न्यूटन के पहले नियम का या जड़त्व का एग्जाम्पल है। तो लिख कर रखिए। मूल बातों में आ जाते हैं एक पर। कहां थे हम? पर देखिए तो वरुण जी कहां थे? हाँ ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये लिख दिया, जड़त्व और पहला नियम बराबर है, क्लियर रखना चाहिए आपको। यदि कभी पूछ दे कि इसमें से जड़त्व का एग्जाम्पल बताइए या न्यूटन के पहले नियम का एग्जाम्पल बताइए, तो दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। दूसरा लिखिए, गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। आगे की ओर झुकना। आगे की ओर झुकना एवं अचानक गाड़ी चलने पर पीछे की ओर झुकना। पीछे की ओर झुकना। कभी आपने गौर किया होगा कि जब किसी मोड़ पर साइकिल या गाड़ी को घुमाते हैं तो क्या होता है? हम झुक जाते हैं। इधर झुकते हैं, उल्टा दिशा में। यदि मोड़ ऐसे है तो हम इधर झुकेंगे, एकदम ऐसे झुक जाएंगे। क्यों झुकते हैं? जब मोड़ पर अचानक हम मुड़ते हैं तो एक स्यूडो फोर्स है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। इस फोर्स का अनुभव यदि आपको करना हो, इसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये बल कैसा होगा? जैसे आप एक बाल्टी में पानी भर लीजिए हल्का सा, या एक ग्लास में पानी भर के रस्सी बांध दीजिए उसमें, और उसको ऐसे ऐसे घुमाइए। जब आप घुमाएंगे तो पानी गिरेगा ही नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? पानी नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन एक बल है जो उसको ऊपर की ओर धकेल देगा, ग्लास के पेंदी की ओर धकेल देगा, तो कभी नहीं गिर सकता है। तो वो भी इसी में आ जाएगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। वैसे बस वाला एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है, ठीक है? जैसे एक ग्लास के ऊपर में ताश का पत्ता रखा हुआ है और उस ताश के पत्ते के ऊपर 1 रुपए का कॉइन भी रखा हुआ है।
यदि फिंगर से उसको इस तरह से पुश करेंगे ऐसे, तो ताश का पत्ता उड़ के चला जाएगा, सिक्का नहीं उड़ेगा, सिक्का पानी में आके गिरेगा ग्लास में। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? जड़त्व का। क्यों? ताश के पत्ते को आपने गति में ला दिया, लेकिन सिक्के पर आपने बल नहीं लगाया, तो वो वहीं का वहीं पड़ा रह गया, तो ताश का पत्ता निकल गया नीचे से और सिक्का ग्लास में आके गिर गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक और लिख दीजिए, लिखिए, कांच के खिड़की में गोली से प्रहार करने पर, बंदूक की गोली, कांच की खिड़की में गोली से प्रहार करने पर केवल कांच में छेद होता है, केवल कांच में छेद होता है, परंतु दरारें नहीं पड़ती है, परंतु दरारें नहीं पड़ती है, दरारें नहीं पड़ती हैं। क्यों नहीं पड़ती हैं? जिस पार्ट में गोली हिट करेगा, इतना स्पीड होगा उसका कि वही पार्ट केवल गति में आके बाहर निकल जाएगा, बाकी हिस्सों पर कोई स्क्रैच नहीं आएगा। लेकिन यदि आप इसी को पत्थर से मारिएगा किसी कांच को, तो पूरे कांच में दरार आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो गोली का चलना कांच पर किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है, जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं सभी लोग? सब वो समझ पा रहे हैं? ठीक है। आज एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं, बल। सेकंड और थर्ड लॉ को कल देखेंगे। देखिए हेडिंग में बल, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा। बल के बाद ही दूसरा नियम पढ़ सकते हैं। बल, फोर्स। प्रकृति की बनाई हुई एक कमाल की चीज है फोर्स। बहुत शानदार भी है और बहुत खराब भी है। मुझे कोई बताएंगे आप में से कि बल किसे कहते हैं? बल क्या है? कैसे पता चलेगा कि बल का प्रयोग हुआ है? तो बल की परिभाषा सेकंड लॉ में है, इसीलिए सेकंड लॉ से पहले हमने बल को पढ़ा। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है, या परिवर्तन करने की क्षमता रखता है या चेष्टा रखता है। कैसे? मैं दो एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि कहीं पर आटा गूंदा हुआ है, और आटे पर आपने क्या किया, एक मुक्के से प्रहार किया, तो उसका शेप बदल जाएगा। कांच की खिड़की पर यदि आपने हथौड़े से प्रहार किया, तो खिड़की टूट जाएगी। यदि कहीं पर एक साइकिल खड़ी है, उसको आपने धक्का दे दिया, तो आगे लुढ़क के चला जाएगा। इसका मतलब हुआ, इस तीनों कंडीशन में बल ने क्या किया, अपना रूप दिखाया और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, परिवर्तन का मतलब हुआ कि पहले जिस कंडीशन में वस्तु था, अब उस कंडीशन में नहीं है। तो ये तो हुआ परिवर्तन। एक है कि परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, जैसे एक दीवार को आपने धक्का दिया, बल तो लगाया, लेकिन दीवार टस से मस नहीं हुआ। तो इसका यह मतलब नहीं है कि दीवार पर बल नहीं लगा, जितना लगना चाहिए था उतना नहीं लगा, लेकिन बल तो लगा। तो यहां पर कहेंगे कि बल ने दीवार को गिराने की चेष्टा की, सफल नहीं हुआ। तो दोनों कंडीशन को फोर्स कहते हैं। लिख दीजिए, बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने की चेष्टा करे। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने की चेष्टा करे। या करने की चेष्टा करे, चेष्टा करे। नेक्स्ट पॉइंट,
बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये बल का सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए। एफ बराबर एम ए, फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका मात्रक? तो न्यूटन को ही बोलते हैं केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दोनों में से कोई एक। इसको लिख दीजिए। एक बार आज के क्लास की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने आज की क्लास में यांत्रिकी से शुरुआत की। यांत्रिकी अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसमें एक दो क्लास और लग सकता है, आगे देखेंगे इसको। यांत्रिकी में हमने गति को पढ़ा, विराम को पढ़ा। गति के बारे में हमने यह सीखा कि गति एक ऐसी स्थिति है जो निश्चित नहीं है और न ही विराम निश्चित है। एक ही वस्तु एक ही समय में गति में भी हो सकती है और विराम में भी हो सकती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति में है, लेकिन पृथ्वी पर खड़े दो लोग क्या है, विराम में है, पृथ्वी के सापेक्ष। हमने यह देखा आगे चलकर गति के प्रकार कौन कौन से हैं। हमने चाल और वेग को पढ़ा, हमने दूरी और विस्थापन को पढ़ा, हमने असमान और समान गति को देखा, हमने न्यूटन्स लॉ को देखा, पहले नियम को देखा। फर्स्ट लॉ के दो चार प्रोबेबल एग्जाम्पल्स भी लिखे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने बल की परिभाषा को देखा कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने की चेष्टा करे। एफ बराबर एम ए के फॉर्मूले को हमने देखा। कल वाले क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, एक बार पूछ लेते हैं। 10 के पावर -12 को क्या कहते हैं, कौन बताएंगे? तेजी में। पी को कहते हैं, कोई नहीं बता सका टाइम पर। 10 के पावर 9 को क्या कहते हैं? गीगा कहते हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक एयू में कितना प्रकाश वर्ष होता है? प्रकाश वर्ष छोड़ दीजिए, दूसरा चीज बताइए। एक एयू में कितना मीटर होता है? एक खगोलीय इकाई कितनी दूरी के बराबर होता है? अरे 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर तो कह ही सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 15 मीटर। ठीक है, वेरी गुड। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इस सब को बिल्कुल। फैदम किसका मात्रक है? समुद्री गहराई का, इसको ध्यान रखना है। सोनार से क्या मापते हैं? समुद्री गहराई को मापते हैं, किसी वस्तु को, डूबे हुए वस्तु को पता करते हैं सोनार के माध्यम से। इस सब को थोड़ा देखते रहिएगा, इस सब तथ्यों को विशेष रूप से याद रखिएगा। एस्टेरेडियन किसका मात्रक है? सॉलिड एंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी घन कोण का मात्रक है। ठीक है, या ठोस कोण का मात्रक है, इसको ध्यान रखेंगे। समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन है। पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? लिखाए थे 180 डिग्री होता है पाई रेडियन में। 1 किलोग्राम की परिभाषा क्या है? कोई नहीं बता पाया कल ही। हाँ, कहाँ रखा हुआ है? हाँ, वेरी गुड। अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में
जो प्लेटिनम इरिडियम का रॉड रखा हुआ है, उस रॉड के वजन को ही हम 1 किलोग्राम मानते हैं। ठीक है, 1 सेकंड की परिभाषा भी बताई थी CGM 133 के बारे में कल। इस सब को भी थोड़ा सा देखते रहिएगा, ब्रशअप करते रहेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ को हम अगले क्लास में देखेंगे। सेकंड लॉ को सुना सकता है जाते जाते, किसको याद है? दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि कोई बता सकता है तो मैं रुकूंगा, वरना मैं आगे चलूंगा। 2 नियम है उसमें। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, ये बेसिक रूल है, उसका फॉर्मूला वाला रूल है। एक दूसरा भी रूल है, जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल लगाई जाती है, उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसको ध्यान रखिएगा। F बराबर ma होता है, जो अभी आपने सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगले क्लास में देखा जाएगा। फोर्स के फॉर्मूला को पढ़ेंगे, उसके बाद संवेग को पढ़ेंगे, आवेग को पढ़ेंगे, थर्ड लॉ को पढ़ेंगे, दोनों के एग्जाम्पल को लिखेंगे, और फिर यांत्रिकी में देखेंगे आगे कुछ और भी टॉपिक हैं। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे, अन्य बातों को पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। कल ज्योग्राफी की कक्षा होगी और उसके बाद 1-2 क्लास होने के बाद फिर फिजिक्स को जगह देंगे। शुभ रात्रि।